खबर बुरहानपुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट पर व्यंग किया। उन्होंने कहा कि तुलसी सिलावट पार्टी में ऐसी मेहनत करते हैं कि हमें लगता है हम बीजेपी में नए नए आए हैं। वहीं विजयवर्गीय ने कहा कि वह भारी मन से प्रचार करने आए हैं, बिना नंदू भैया के निर्माण में कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि उपचुनाव से देश और प्रदेश की सरकार प्रभावित नहीं होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत माता को गाली देने वालों का कांग्रेस समर्थन करती है। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ करना चाहिए? वहीं विजयवर्गीय ने पीएम मोदी और अमित शाह को देश के दो शेर बताया। उन्होंने कहा कि दोनों के कारण धारा 370 कश्मीर से हटाई गई। साथ ही कश्मीर में तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज कश्मीर की हर पंचायत में तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें कि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जिस तरह से हमला बोला है, उससे भविष्य में पलटवार की पूरी संभावना है। वहीं प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट पर उनके द्वारा किया गया व्यंग चर्चा का विषय बना हुआ है। में जाते थे, बच्चे थे, ज्यादा समझते नहीं थे राजनीति क्या होती है, भारतीय जनसंघ क्या होता है, कांग्रेस क्या है, कुछ नहीं समझते थे। पर वो एक बात कहते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु क्या बना? भारत को ताकतवर देश बनाना है। पता नहीं, हम समझते नहीं थे, पर नारे लगाते थे। नारे लगाते तो उस समय से कि एक देश में दो निशान दो विधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। धारा 370 क्या होती है हमको पता ही नहीं। छोटे थे, बच्चे थे बिल्कुल। पर जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद समझा कि धारा 370 तो एक ऐसा आर्टिकल है जिसने जम्मू कश्मीर को देश से अलग कर दिया। भारत का संविधान अलग है, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है। देश में कहीं पर भी आप चले जाओ, जमीन ले लो। इस देश के अंदर साधारणतया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब कांग्रेस के नेता कैसे हैं? हर्ष भाई ने अपने भाषण में बताया कि वो फटी जेब दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता कैसे, जरा विचार तो करिए कभी। कांग्रेस कैसी पार्टी हो गई, ये विचार तो करिए कभी। पूछिए राजनारायण सिंह जी से कि इस देश के विश्वविद्यालय के अंदर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगते हैं, वहां भारत को तोड़ने के लिए नारे लगते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष जाकर उन नारे लगाने वालों की पीठ थपथपाए। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ करना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई भारत माता को गाली दे और कांग्रेस का नेता उनके पीठ थपथपाए, क्या ऐसी कांग्रेस को माफ करना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज प्रश्न इसी बात का है कि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि अभी पंकजा जी ने कहा कि हमने तो देश का प्रधानमंत्री बनाया था, किंतु आज वो दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। जहां भी जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि वो अब विश्व के नेता बन गए। और जहां पर भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे काले लोगों का अफ्रीका हो, सब दूर मोदी जी जाते हैं। मोदी 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 मोदी। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये मेरा, आपका और इस देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान है, जो बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहां नौकरी नहीं मिल सकती। देश में कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश में आप चले जाओ, आप पंचायत के महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां पर जमीन खरीद लो, वहां सरकार पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी मिले तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। पर जम्मू कश्मीर में अगर गए तो वहां ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना जमीन खरीद सकते, ना मकान खरीद सकते, ना आपका राशन कार्ड बनेगा। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतें, आतंकवाद। ये हमारे दो शेर जो अधकचरी दाढ़ी वाले हैं, एक एकदम सफेद दाढ़ी, एक की थोड़ी सी काली दाढ़ी, अमित शाह जी, दो शेर। पता ही नहीं लगा। लोग कहते थे कि धारा 370 हटेगी नहीं,
हटा नहीं सकते। और देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति, जिसके कारण आज धारा 370 हट गई। वे सब आतंकवादी जो हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे, गिन गिन के मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। धारा 370 हटने के बाद प्रत्येक पंचायत में तिरंगा लहराया, भारत माता की जय बोली। ये अंतर है कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एकता यात्रा निकाली गई थी, किस बात के लिए? कि श्रीनगर में हम तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा फहरा नहीं सकते थे श्रीनगर में। सारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए श्रीनगर में, वहां पर आतंकवादियों ने घुसने से रोक दिया लोगों को। वहां की सेना ने कहा कि देखिए आप मत जाइए, आपका संकल्प है कि श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराना, हम हवाई जहाज से ले जाते हैं, आप लहरा दीजिए। जैसे ही तिरंगा लहराया वैसे उन्होंने बम फेंक दिए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी बाल बाल बचे। मतलब श्रीनगर में आप तिरंगा नहीं लहरा सकते थे, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि जम्मू कश्मीर के हर पंचायत के अंदर अभी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराया गया। उन सब शहीदों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। और इसलिए कांग्रेस के लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए भाई कि चलो हम तुमको वोट देंगे, तुम करोगे क्या वोट? केंद्र में तुम्हारी सरकार नहीं, प्रदेश में तुम्हारी सरकार नहीं। जब सरकार थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? इधर विकास हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी जब विकास हुआ था क्या? दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, ये नौजवानों को तो पता नहीं होगा, पर जो सफेद बाल वाले बैठे हैं ना, इनको पता होगा। उस समय बिजली कितने घंटे आती थी अपने यहाँ? आती नहीं थी। क्या लगाना पड़ते थे? कंडेंसर लगाते थे। बताइए, अब पता नहीं, अब आपको जरूरत पड़ती है क्या? अब बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? मैं युवा मोर्चे में था जब ब्रजमोहन जी मिश्रा जिले के अध्यक्ष थे। बुरहानपुर जिला अलग नहीं हुआ था। जब बस से आता था तो पता है इंदौर से बुरहानपुर आने में कितने घंटे लगते थे? 8 घंटे। बस से आता था, 8 घंटे लगते थे इंदौर से बुरहानपुर आने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सड़क बनी, अब 4 लेन बनने वाली है। जहां 9 घंटे में और 8 घंटे में आते थे, अब 3 घंटे में बुरहान पहुंचेंगे आप इंदौर से। यहाँ पर 4 लेन बनने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में अंतर है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। मैं नंदू भैया के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो काम करते थे, मेरे को याद नहीं है कि नंदू भैया का कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें मैं नहीं आया हूँ। यहाँ तक कि नेपा नगर के नगर पालिका के चुनाव में भी एक बार आया था। मैं आया था ना यहाँ पर, हैं विजय? नेपा नगर के नगर पालिका के चुनाव में, हाँ, राजेश चौहान के समय। तो ऐसा कोई चुनाव नहीं होता था कि नंदू भैया मुझे याद नहीं करते थे। पर नंदू भैया के बिना नेपा नगर में आना पड़े, ये कल्पना करने के बाद सच में शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते। नंदू भैया हमारे बीच में नहीं, नंदू भैया नहीं है, ये बात सही है, शरीर रूप से नहीं, पर उनकी आत्मा जहां पर है वो हमें आशीर्वाद दे रही है। उनके प्रति श्रद्धांजलि और आदरांजलि, जैसा कि पंकजा जी ने कहा, अर्चना जी ने कहा, यह अवसर इस बात का चुनाव है कि हमें नंदू भैया को श्रद्धांजलि भी देना, आदरांजलि भी देना। हमें गांव-गांव में जाके समझाना होगा। भारतीय जनता पार्टी गांव का विकास करती, किसान का विकास करती। बताइए, पहले एमएसपी पे इतनी खरीदी होती थी क्या? बताइए आप, बताइए। पहले कांग्रेस के जमाने में किसान सम्मान निधि थी क्या? मुझे याद है, मैं जहाज से घूमती, ऐसी लाइटें जलती। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए इस अंतर को समझना होगा हमको और गांव-गांव में जाके समझाना पड़ेगा। अभी आलोक भाई कह रहे थे कि कांग्रेस दिख नहीं रही है, पर घर घर में जाकर बैठक कर रही है। इस सभा के माध्यम से आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, यह सभा खत्म हो जाएगी, मैंने कुछ कहा आप सुन लेंगे, पर जो मैंने कहा वह गांव में जाकर चौपाल पर बैठकर बात करना कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
जो किसानों के हित में काम कर रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने प्रदेश की दशा बदली है, किसानों की दशा बदली है। चाहे कुछ भी हो, किसान को किसी भी प्रकार का संकट हो, सीधा उड़न खटोला लेके यदि सबसे पहले पहुंचने वाला कोई व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। किसानों से कहता है कि चिंता मत करना, मैं हूं आपका मामा, मैं हूं आपका भाई। ये एक आत्मविश्वास जो प्रदेश में जगाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। और इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही निवेदन करने चाहता हूं कि नेपा नगर नंदू भैया का पहला विधानसभा था। मैं 90 में अर्चना जी जीत के गया था और विधानसभा के अंदर गया तो बजट सत्र चला। नंदू भैया ने बजट भाषण ओपन किया था, 1.25 घंटे भाषण दिया था। जब भाषण खत्म हुआ फिर नंदू भैया के पास गया। मैं कहा, नंदू भैया इतना सारा मटेरियल कहाँ से लाए, कितना अच्छा भाषण दिया आपने। बोले आप भी दे सकते। मैं क्या कैसे? बोले यहाँ लाइब्रेरी मेरे साथ चलो। मेरे को विधानसभा की सबसे पहले लाइब्रेरी अगर किसी ने दिखाई थी तो नंदू भैया ने दिखाई थी कि चलो यहाँ पढ़ो और यहाँ से आप मटेरियल मिलेगा। इतना अच्छा भाषण दिया था कि मतलब नंदू भैया की अगर गुणों की बात करें तो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत सरल और सहज थे, कभी उनको गुस्से में देखा ही नहीं। हमेशा डेवलपमेंट की बात कर, चलते चलते रास्ते में कोई मिल गया, हाँ रुक क्या बात है, बोले मेरे को चिट्ठी लिख दो। उसी वक्त बैग खोला, लेटर पैड लिया और चिट्ठी लिख के हाथ से लिख के दे देते थे। मैंने तो जिंदगी में कभी हाथ से लेटर नहीं लिखा, नंदू भैया के साथ इतने रहा। मैं कहता ठीक है घर आ जाए टाइप करवा दूंगा। मैंने कभी हाथ से नहीं लिखा, सीधे हाथ से। किसको लिखना है चिट्ठी? फलाने मंत्री को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, नंदू भैया हाथ से चिट्ठी लिख के और उस कार्यकर्ता को लिखना। ये सहजता, सरलता मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच बना है। दुनिया में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कहीं पर भी नहीं चला और निःशुल्क, वो भी हर गरीब को। तो मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, स्टाफ को और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने आगे बढ़कर इस महाअभियान में भूमिका अदा की है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाने का अभियान है। मैं समझता हूं कि आज यदि हमें कोविड की तीसरी लहर नहीं आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह वैक्सीनेशन। तो एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।